कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का किया गठन। 22 तारीख तक मांगी सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट। पीड़ित की पहचान उजागर होने पर जताई चिंता। पूछा, प्रिंसिपल ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं कराई दर्ज। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीबीआई जांच में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा, पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रेप मर्डर केस में ममता सरकार के रवैये से नाखुश हैं गवर्नर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। भारत जापान के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों की गहन मजबूती और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। और जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण की 24 विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी। 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने का समय। और अब सभी खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो गुरुवार तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही अदालत ने 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को भी अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा सीजेआई ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपने सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट 2 महीने में देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने देश भर के चिकित्सकों से काम पर लौटने का आग्रह भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। और इस बीच चिकित्सकों के संगठन फोर्डा ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामला लंबित रहने तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को नहीं हटाने की अपील की है। इस मामले में चिकित्सक संगठन ने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। हम फोर्डा की तरफ से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने इंटरवेंशन फाइल किया है। इसके पहले भी हमने डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से फाइल किया था पिटीशन। हमारा उस पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक एक केस पेंडिंग है। और वहीं कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोलकाता की सड़कों पर चित्रों के जरिए संदेश देकर अपना विरोध जताया। तो ये विरोध जताने का एक तरीका। कोलकाता हिंसा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश और गुस्से का माहौल। और इस सब के बीच आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला कर लिया है। दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर के चिकित्सक आक्रोशित हैं। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को 45 दिन तक होल्ड पर रख दिया है और काम पर वो लौट रहे हैं।
कोर्ट ने जो इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो उसके बाद हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये था कि हम आपकी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप सेफ फील करेंगे तो आप मतलब ड्यूटी रिज्यूम करिए। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो बॉडी है, न्याय व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है, बाकी तो सरकार और पुलिस तो बिल्कुल फेल हो गई है। तो एज अ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट हमने ये फैसला किया कि जो स्ट्राइक है उसको विथ होल्ड किया जाए। हमारे भी मीटिंग हुई और उसमें सब लोग एक पॉजिटिव वे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन लिया है, तो सब लोग इस बात से सहमत है कि हम लोग भी पॉजिटिव ही रहना है और हम लोग अब काम पे लौट सकते हैं। तो ये है, बाकी अर्ली पॉसिबल देखते हैं वो बाकी क्या क्या डिसाइड कहाँ पे ऐसा हुआ, तो उसके हिसाब से एक टाइम फ्रेम बना करके और हम लोग काम पे लौटेंगे। विद होल्ड किए हैं क्योंकि अभी तो हमारे जो पहली डिमांड थी कि जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ है, तो इसमें हम गाइड तो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को, पर एक बार विद होल्ड किए हैं कि आगे अगर किसी कारण से कोर्ट भी डिले करता है तो हम इस पर फिर से आगे कुछ विचार कर सकते हैं। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरे देश में गुस्से की आग उबल रही है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से काफी नाखुश हैं। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बलात्कार और हत्या की घटना को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और कोलकाता रेप और मर्डर मामले में भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल हैं। उन्होंने कहा कि सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC ST OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता हो, बताइए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई और जिन्होंने ये घृणित कार्य किया था उन पर कार्रवाई के बदले जो आवाज उठा रहे हैं उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं। ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाने की बजाय सच दबाने, सबूतों को मिटाने
और बलात्कारी को बचाने का काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई, पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया। गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान इस मामले में बंगाल सरकार द्वारा की गई लापरवाही पर भी तल्ख टिप्पणी की। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल पर क्या कुछ सवाल उठाए और हड़ताली डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ संदेश दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट से डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद जिस तरह से पूरे डॉक्टर इस समय गुस्से में हैं और वो सड़कों पे हैं, ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस मामले की सुनवाई की, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने जहां डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, वहीं बंगाल पुलिस के ऊपर भी कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एफआईआर कराने में इतनी देर क्यों की। सुप्रीम कोर्ट में तल्ख टिप्पणी करते हुए जो सीजीआई की बेंच थी, उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैसे कोई डॉक्टर 24 और 36 घंटे काम करता है लेकिन उसकी सुरक्षा का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता है। और इसी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाया है जिसमें 10 सदस्यों को नियुक्त किया गया है और यह टास्क फोर्स उन तमाम पहलुओं की जांच करेगी और अपनी एक रिपोर्ट देगी जिनमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से मुहैया कराया जाए और किस तरह से उन्हें अच्छे वातावरण में काम करने का मौका मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था, पूरे देश के डॉक्टरों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पे थी, क्योंकि डॉक्टरों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके फेवर में कोई ना कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे इस मामले की तह तक जाने में आसानी होगी और इस मामले में जो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट उनका साथ देगा। सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं कोलकाता रेप और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कहा कि पूरे केस की वो खुद ही निगरानी करेंगी। आज कोर्ट ने सभी मसलों पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। इस दौरान वहीं डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर किया। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले से जुड़े वकील सत्यम सिंह से खास बातचीत की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और एक लंबी सुनवाई देखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी उन्होंने इस मामले में काफ़ी तल्ख टिप्पणियां भी की। इस पूरे मामले में जो सुनवाई के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हुई और जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी फोडा के वकील सत्यम सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और आज केस के दौरान कई तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली। सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन लिया जो है क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए विद रिलेटेड टू विक्टिम। दूसरा, उन्होंने एफआईआर पे काफ़ी सवाल किया कि डिले क्यों था, पुलिस पहला एफआईआर किसके द्वारा किया गया। तीसरा, उन्होंने सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है।
चौथा, उन्होंने डॉक्टर्स जितने भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करें, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो सामना ना करना पड़े। और मीनवाइल उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स 10 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जिसका ऑर्डर किया है, जिसमें सारे मेडिकल एसोसिएशन से सजेशंस मांगेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एंड ऑल। ओवरऑल जो आपकी तरफ से किस तरह की दलील है? देखिए, मेरा पहला तो हमारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन सिर्फ इस चीज़ पे था कि वहाँ पे जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, बाकी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं, जिससे जो है जो न्याय है वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो सके। जिस तरह से लगातार जो डॉक्टर जो है बंगाल सरकार और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर और वहाँ की पुलिस को लेकर भी खासे नाराज थे और इसकी तल्ख टिप्पणी आज कोर्ट में भी देखने को मिली। उन्होंने उस पर सबसे बड़ा सवाल किया तो एफआईआर पे किया था, फिर दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लिया जो है प्रिंसिपल के ट्रांसफर पे, ठीक है, और तीसरा उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया जो है क्या बोलते हैं लाठीचार्ज पे। इस मामले में जिस तरह से आज सॉलिसिटर जनरल ने भी कुछ दलीलें दी और काफ़ी अहम दलीलें दी हैं, तो वो किस तरह की थी सर? देखिए, सॉलिसिटर जनरल का ये सीधा कहना था कि ये जो है ऐसा ये जानवरों जैसा कृत्य है जो काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर लगातार आरोप लगा रहे हैं, चूंकि आप डॉक्टरों की फोटा की तरफ से आप हैं, कि एक नहीं कई लोगों की घटना हो सकती है, इस पर कुछ कोर्ट का कोई देखिए, ये तो सवाल था ही, इसको मिस्टर सॉलिसिटर ने उठाया भी है और इस पे जो है देखिए अब सीबीआई पे उसको इसीलिए उन्होंने सीबीआई से रिपोर्ट मांगा। इस मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने कब किसको तलब किया है और अगली डेट क्या तय? देखिए, इसमें 23 के लिए जो है रखा है, उस डेट पे सीबीआई अपना रिपोर्ट करेगी और मीनवाइल जो है बाकी मेडिकल एसोसिएशंस अपना सजेशंस जो है नेशनल टास्क फोर्स को देंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी दी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को और वहाँ की पुलिस को सवाल उठाए हैं और एक टास्क फोर्स गठन किया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है और अगली जो सुनवाई होगी उसमें कई और भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आएंगी। सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन राधेश्याम के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ बदलापुर स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन जारी है। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने स्कूल प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में पीड़ित लड़कियों के माता पिता शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें वहां महिला पुलिस अधिकारी ने लगभग 12 घंटे तक बिठा कर रखा। इस घटना से बदलापुर के लोगों में काफी रोष है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़कियों पर हो रहे अत्याचार को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इस मामले को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को अधिकतम सजा मिले। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमने सीसीटीवी कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये सीसीटीवी बंद था, 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया है। पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे। और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में हुई घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में SIT के गठन का आदेश दिया है। ठाणे पुलिस आयुक्त को भी आज मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
और वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कहा है कि ये बहुत ही दुखद समाचार है। इससे बड़ी दुखद बात यह है कि स्कूल और प्रशासन का रवैया लापरवाही वाला था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी पूरे मामले की जांच कर रहा है। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के साथ शोषण की घटना पर स्कूल का रवैया संवेदना से परे था। स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2021 में वर्ष 2021 में एक स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन इशू की थी, जो ये तय करती है कि सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूल्स की जिम्मेदारी तय हो। हमारी टीम ये भी देखेगी कि महाराष्ट्र में इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा होगा तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा हम करेंगे। खबर राजस्थान से है, जहां के उदयपुर में सरकारी स्कूल के बाहर चाकूबाजी में घायल हुए छात्र देवराज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक देवराज की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर में धारा 144 लागू है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा पर एक सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की घोषणा की है। पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती के विज्ञापन को केंद्र सरकार ने रद्द करने की सिफारिश की है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। दरअसल यूपीएससी ने 18 अगस्त को विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए भर्ती निकाली थी। इन भर्तियों को लेटरल एंट्री के जरिए किया जाना था। चिट्ठी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द किए जाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस की सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसे नियुक्तियों में कभी भी आरक्षण नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है।
हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लैटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम था और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है। और वहीं यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लैटरल एंट्री कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी, जिसमें सीधे एंट्री कर ली जाती थी, जबकि सरकार के इस फैसले ने बता दिया है कि पीएम मोदी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। और उसको व्यवस्थित किया 2017 में, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लैटरल एंट्री के संदर्भ में आरक्षण को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये पर भी टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि उनके पिता राजीव गांधी के कार्यकाल में आखिर ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया था। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी, एसटी, ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता तो बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच कुल 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें स्वास्थ्य, मानव संसाधन, डिजिटल संस्कृति, पर्यटन, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस क्षेत्र में सहयोग शामिल रहा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 2 साल में दोनों ही देशों के बीच संबंधों को तेज गति मिली है। ऐसे में दोनों देशों ने समग्र आर्थिक सहयोग समझौता की ओर गति लाने पर सहमति जताई है। वहीं डिजिटल सहयोग के लिए काउंसिल बनाने और स्टार्टअप अलायंस बनाने का भी फैसला लिया है। सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी
काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई हैं। और पीएम मोदी ने साल 2025 में आसियान की अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई दी और पूरा सहयोग देने की बात कही। उन्होंने आसियान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समयबद्ध तरीके से लागू करने की भी मंशा जाहिर की। प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित व्यवस्था बनाए जाने पर भी जोर दिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। और वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की सराहना की। उन्होंने भारत को एक सच्चा दोस्त बताया और समग्र आर्थिक सहयोग की दिशा में तेजी से कदम उठाने की बात कही। We have agreed to enhance further and make it a comprehensive strategic partnership. Yes, Malaysia and India from the days of Jawaharlal Nehru and Tunku Abdul Rahman has established good relations. But we realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital and investments and trade in construction and modern agriculture, education, research, in all fields, including military collaboration in terms of joint operations to safeguard our borders, and we look forward to that further enhanced relations. और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। उन्होंने बताया कि मलेशिया के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने 2015 में मलेशिया की यात्रा के दौरान की थी। This is the first visit of Prime Minister Ibrahim to India as Prime Minister, and it assumes significance. Firstly, because it is his first visit as Prime Minister since he took over in end of 2022. Secondly, also the fact that we are nearly approaching 10 years of our enhanced strategic partnership with Malaysia, which was announced when Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited Malaysia in 2015. As you would have seen from the press statements between the two leaders earlier today, it was marked by great warmth and personal rapport between the two leaders. और जयदीप मजूमदार ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य, रक्षा, सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, अर्धचालक, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास जैसे उभरते क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। Today they had extensive discussions on trade and commerce, on defense and security, on cultural exchanges, people-to-people ties, on emerging areas like digital technologies, semiconductors, renewable energy and sustainable development. Our relationship has really taken an upward swing. There have been more than 15 bilateral visits at the level of minister or deputy minister, and this is reflected in the very wide range of engagement that we have today between India and Malaysia, and the chart that we have charted for the relationship going forward.
और जयदीप मजूमदार ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये काफी महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है क्योंकि ये भारतीय श्रमिकों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। We have an important area is in the recruitment, employment and repatriation of workers. This is quite a signal memorandum of understanding because it paves the way for the welfare of Indian workers, ensuring their welfare and their proper conditions of work as well as repatriation. And this is something that both sides have been working on for some time. भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने इस अहम वार्ता से पहले पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। आज होने वाली 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा होगी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर बातचीत की जाएगी। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे। उनकी यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। पीएम की इस यात्रा का गवाह बनने के लिए पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतवंशी टिकट बुक कराकर वॉर्सॉ पहुंच रहे हैं। इंडियन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली पीएम मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो पूरे पोलैंड में सिर्फ वॉर्सो ही नहीं, सभी इंडियंस जो है काफ़ी खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, वो भले स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर्स हो या कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग शहरों से टिकट बुक करके वॉर्सो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार जो हमको लोगों में दिख रहा है, लोग खुश हैं और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। मैं पोलैंड यहाँ से आज से 7 साल पहले आया था एज अ स्टूडेंट, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का यहाँ पे बिजनेस जो है सेटअप किया है। एक लाउंज रेस्टोरेंट चेन में बनाना चाहता हूँ, अभी सिर्फ फिलहाल एक ही है, पर साइड पे और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जे सिंह, जो कि यहाँ के इंडियन पोलिश कॉमर्स चेम्बर्स के प्रेसिडेंट है। और उनके द्वारा काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे। 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है, लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ये एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड्स तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। और पोलैंड की यात्रा पर आ रहे पीएम मोदी वॉर्सॉ स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर मेमोरियल का दौरा कर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये मेमोरियल ऐसे सैनिकों की याद में बनाया गया जिन्होंने पोलैंड की तरफ से कई युद्धों में भाग लिया, लेकिन इनके शवों की पहचान नहीं हो सकी। पोलैंड की राजधानी वॉर्सॉ से देखिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। इस समय हम पोलैंड की राजधानी वर्षा में मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर के सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि ये मेमोरियल उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया था
जब उन हथियारों का प्रयोग पोलैंड के सैनिकों के ऊपर किया गया तो पोलैंड के सैनिकों के शव क्षत विक्षत हो गए, यानी कि उनको पहचानना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि इस मेमोरियल में उन सैनिकों को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेमोरियल में पहुंचेंगे और पोलैंड के सैनिकों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही ये मेमोरियल ये भी दर्शाता है कि भारत किस तरह से पोलैंड के साथ खड़ा रहा है। चाहे मोंटे कैसिनो की लड़ाई हो, तब भारतीय सैनिकों ने पोलैंड के सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। इसके अलावा दूसरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और ये जो अज्ञात सैनिकों के सम्मान में जिस स्मारक को बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचना और उन सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये बताता है कि भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे हैं और गहरे होने के साथ साथ कितने पुराने रिश्ते हैं और पोलैंड की हर मुसीबत में भारत ने साथ दिया है। 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर आ रहा है और यात्रा पर आने के बाद अगर अज्ञात सैनिकों की इस स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तो ये बताता है कि भारत और पोलैंड के रिश्ते अब एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में इन रिश्तों में और ज़्यादा गहराई आएगी। कैमरामैन NA शिव कुमार के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वर्षा, पोलैंड। और वहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत 5000 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। भारतीय संस्कृति की विविधताओं से प्रेरित होकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक लेखकों ने इसका बखूबी वर्णन किया है। ऐसी एक तस्वीर यूरोप के एक देश पोलैंड में देखने को मिली है। पोलैंड की वॉर्सो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दीवार पर उपनिषद के ग्रंथ अंकित हैं। पोलैंड से देखिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। अपनी भाषा को विदेश में देखना एक सुखद अनुभव है। इस समय हम पोलैंड की राजधानी वार्सा में वार्सा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग के सामने हैं और मेरे पीछे आपको संस्कृत भाषा दिखाई दे रही है। वास्तव में ये संस्कृत में उपनिषदों के जो वाक्य हैं वो लाइब्रेरी बिल्डिंग में अंकित हैं और ये बताता है कि पोलैंड के जो लोग हैं और ख़ास तौर से वार्सा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये एक सौगात है कि भारतीय भाषा संस्कृत ने कितना बड़ा योगदान दिया है विदेशियों की भाषाओं में, उनके शब्दों में। यही कारण है कि आप देखें कि दुनिया भर के तमाम विद्वानों ने भारतीय भाषाओं का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है और उनके योगदान का जो जिक्र है वो किया है। और यही वजह है कि वार्सा यूनिवर्सिटी ने अपनी लाइब्रेरी बिल्डिंग की जो दीवार है उसमें संस्कृत में उपनिषद लिखे हैं और उनको उकेरा गया है ताकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे पढ़ने के लिए वार्सा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं वो ये समझ सकें कि संस्कृत भाषा का कितना बड़ा योगदान है विदेशी भाषाओं में। और इसके साथ साथ और भी कई सारे देशों की भाषाओं को जो लाइब्रेरी बिल्डिंग की जो दीवार है उस पर उकेरा गया है, लेकिन संस्कृत को लेकर ये दर्शाता है कि पोलैंड के लोग हमारी भाषा जो संस्कृत भाषा है उसको लेकर कितना प्यार करते हैं। और ये दर्शाता है दीवार पे लिखे हुए उपनिषद के शब्द कि विदेशी भाषाओं में हमारी संस्कृत भाषा का कितना बड़ा योगदान है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वार्सा, पोलैंड। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूवैज्ञानिकों को दिया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि देश में जो सुधार हो रहे हैं वो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है बल्कि पर्यावरण के प्रति भी किया जा रहा है। न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो।
और खान मंत्रालय हर साल 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। इनमें आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं। इस साल आजीवन उपलब्धि के लिए प्रोफेसर धीराज मोहन बैनर्जी को राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया। हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने प्रोफेसर धीराज मोहन बैनर्जी से खास बातचीत की। उन्होंने अपने जीवन में जिम्मेदारी निभाने के महत्व पर जोर दिया, साथ ही सफलता पाने का मंत्र भी बताया। प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी साहब को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई न्यूज़ की ओर से आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज सर, एक सम्मान राष्ट्रपति भवन में? हाँ ठीक है, इस उम्र में हमको, इतनी उम्र में मुझको ये रिकग्निशन मिला तो अच्छा तो लगता ही है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है भूवैज्ञानिकों की जब इस तरह से उनका सम्मान होता है दुनिया के सामने? हाँ, ये तो हो जाता है कि हम एक मिसाल लोगों के सामने रखते हैं, उस मिसाल को लोग देखें कि हम लोगों ने कैसे किया, इतने दिनों तक कैसे काम करते रहे हैं, किस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों ने फील्ड वर्क किया, किस मुश्किलों से हम लोगों ने लेबोरेटरी चलाई, क्योंकि उन दिनों तो मशीनें होती नहीं थी, बहुत कम मशीनों से काम होता था। तो उन सब मुश्किलों के बाद फिर से काम करना और फिर विदेशियों के साथ कोलैबोरेशन बनाना, उनके साथ काम करना, तो काफ़ी मेहनत हुई है, पर अच्छा लगा क्योंकि ये भूविज्ञान को बहुत पसंद था और सारे जीवन इसी में रह गए, साथ निकल गए, तो अच्छा ही कहेंगे। भूविज्ञान के भविष्य को किस तरह देखते हैं सर, क्योंकि 2047 को विकसित भारत की बात की जा रही है? आप पृथ्वी पे खड़े हैं तो वो तो सबसे पहले वही है कि जिसके ऊपर से आप काम करते, चाहे उसके ऊपर आप पेड़ उगाएं तो बॉटनी हो जाएगी, उसके ऊपर आदमी उड़ाएं तो जियोलॉजी हो जाएगी, जिसमें आदमी उड़ाएंगे तो ह्यूमन हो जाएगा, पर सब कुछ जो है वो धरती के ऊपर ही है। तो धरती जो है सब माता है और उसकी स्टडी जो है सबसे बड़ी प्राइम स्टडी रहनी चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है सर, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक मैसेज हमारा जो है, जो सब हम लोग कहते हैं कि आप ये 83 वर्ष की उम्र में भी आप अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इसका एक ही चीज़ है कि सब काम करना मत छोड़िए, कभी जाके घर बैठने दीजिए या सोइए नहीं कि सबके हो गया था, मेरी उम्र हो गई काम करने की, ये चीज़ न करिए, समय देखिए हमेशा सफलता मिलती रहेगी। ये थे प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी साहब जो कह रहे हैं भविष्य में कभी काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। खाद्य और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने यूपी, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित मूल्य की राशन दुकानों, जिन्हें फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, उनको जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आम लोगों को बेहतर और पोषण युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इस मौके पर मेरा राशन ऐप सहित मंत्रालय की अन्य योजनाओं को भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मौके पर कहा कि पहले मैपिंग की दिक्कत थी, लेकिन अब इसे 33,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा निश्चित रूप से गरीबों को होगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश में कहीं से भी राशन लिया जा सकता है। मेरा रेशन कार्ड ऐप 2 ये भी हमने लॉन्च किया है। इससे पूरा ऑनलाइन का फैमिली डिटेल्स क्या है, वो यूज़र फैमिली का डिटेल सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर द अपडेट ऑफ द इंफॉर्मेशन और उनका एंटाइटलमेंट क्या है और रेशन का स्थिति क्या है, कब बांट रहे हैं, ग्रीवेंसेस क्या है, क्वालिटी का हो, क्वांटिटी का हो, ये सब एक कर सकते हैं। उसके साथ और एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्वालिटी मैनेजमेंट डिजिटल एप्लीकेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लैब्स। बहुत हमारे लैब्स हैं, तो सभी एक साथ उसका जो डाटा है, जहाँ भी क्वालिटी का चेक होता है, एक जगह उसको इकट्ठा करने का एक व्यवस्था किया है, उससे मॉनिटर करने का भी एक व्यवस्था किया है। जम्मू कश्मीर में आज निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान 18 सितंबर को होगा। इसके अनुसार उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। 28 अगस्त को उनकी जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है।
राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। आधुनिक भारत के अग्रणी नेताओं में शुमार राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत से निर्यात में जुलाई महीने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात 37.3% बढ़ा है। डेयरी और पोल्ट्री में 56.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं ऑयल मिल में 22%, गारमेंट्स में 11.8%, मसाले में 13% और चाय में 21.8% का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर बढ़ा है। इसके अलावा अन्य बड़े निर्यात जैसे मानव निर्मित सूत और कपड़े का निर्यात 3.9% बढ़ा है। वहीं चमड़ा और उससे बने उत्पाद की कीमतों में नवंबर 2022 के बाद सालाना आधार पर 2.3% की वृद्धि दर देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि निर्यात शुल्क कम होने के कारण समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। देश में 283 ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से 39% ने जुलाई 2024 में अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न दिया है। पीएल वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को छोड़कर 5.37% बढ़कर करीब 25,12,846 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि जून 2024 में यह आंकड़ा करीब 23,84,728 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू कॉन्ट्रा डिविडेंड यील्ड कैटेगरी के फंड्स का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इस कैटेगरी का 78% म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि कैस ने यह कहा है कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वजन की सीमा के अंदर ही रहें और इस तरह के मामले में किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद प्रदान नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने हालांकि माना कि स्पर्धा के दूसरे दिन वजन में विफल होना किसी खिलाड़ी के लिए काफ़ी कठोर है। इस मामले की सुनवाई करने वाली एकल पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि विनेश ने अपनी मर्जी से 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में प्रवेश किया था और वो अच्छी तरह से जानती थी कि प्रतियोगिता के लिए उसे 50 किलो से कम वजन बनाए रखना होगा। इसके मुताबिक नियमों के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रतियोगी को अपनी स्वतंत्र इच्छा से भाग लेने वाला माना जाता है और वो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। केवल एक भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने का हकदार है वो, जो कि उस समय के वजन के अनुरूप है। और पेरिस पैरालंपिक के शुरू होने में अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में नजरें भारतीय पैरा एथलीटों पर है। वैसे पैरालंपिक खेलों में कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन और अब तक भारत ने इन खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पेरिस ओलंपिक के बाद अब बारी पैरालंपिक की है, जहां देश के पैरा एथलीटों से एक बार फिर टोक्यो पैरालंपिक जैसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत 28 अगस्त से होने जा रही है, जहां भारत के 84 पैरा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस बार भारतीय एथलीट 12 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पैरालंपिक में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भाग्यश्री जाधव और सुमितन तिल भारत के ध्वजवाहक होंगे। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और सबसे ज्यादा 19 मेडल हासिल किए थे। वैसे पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारतीय दल ने अब तक इसके 11 संस्करणों में हिस्सा लिया है। इस दौरान देश ने अब तक पैरालंपिक में कुल 31 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक है। भारत की ओर से पहला पैरालंपिक मेडल मुरलीकांत पेटकर ने जीता था, जो कि उन्होंने 1972 में तैराकी में हासिल किया था। वहीं दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में 4.61 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक को अपने नाम किया था। भारत का पैरालंपिक खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक गेम्स रहे हैं, जहां देश ने 19 पदक अपने नाम किए थे। वैसे इस बार तैयारी और बड़े स्तर पर है
और जिस तरह से भारतीय पैरा एथलीटों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भारतीय पैरा एथलीट टोक्यो पैरालंपिक से आगे निकल पैरालंपिक गेम्स का नया इतिहास रच सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।